हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बहुत ही बेसिक से कंडक्टर, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि जो कंडक्टर्स है वो कैसे अलग है इंसुलेटर्स से और सेमीकंडक्टर कैसे अलग है और साथ ही सुपर कंडक्टर्स के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जो कंडक्टर्स है। आप जानते होंगे कंडक्टर्स का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी डिवाइसेस, ठीक है, जिसमें अगर आप करंट फ्लो करने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही आसानी से उसके अंदर फ्लो कर जाएगा। ठीक है, मतलब आपने अगर बैटरी लगाया और वहाँ से कंडक्टर्स कनेक्ट करके अगर बल्ब जलाने की कोशिश करते हो तो बहुत ही आराम से वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं पर जब इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं नेचर में जिसमें अगर आप करंट पास करने की कोशिश करोगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर जो फ्लो करने वाली चीज़ें हैं, फ्लो करने वाली चीज़ें मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया जो कि करंट को कैरी करता है, उसी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में, उसी चीज़ को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बहुत आसानी से फ्लो कर पाता है और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसमें वो फ्लो कर ही नहीं पाता। तो जैसे मटेरियल्स जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर पाए तो उनको इंसुलेटर्स बोल दिया जाता है। और जो सेमीकंडक्टर्स है उसका क्या मतलब होगा? सेमीकंडक्टर्स का मतलब जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है इन दोनों के बीच में लाई करे, मतलब कंडक्टर से थोड़ा कम कंडक्ट करे और इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा करे, मतलब दोनों के बीच में सेमीकंडक्टर्स। और वहीं पर जो फोर्थ होगा हमारा यानी कि सुपर कंडक्टर्स, उसमें बातें कुछ अलग हो जाएंगी। सुपर कंडक्टर्स का मतलब होता है, एक बात समझना होगा हमें इस चीज़ को जानने के लिए कि जो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो करे किसी भी मटेरियल में तो उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं तो वो जो है अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो किसी भी कंडक्टर में तो उसके अंदर और भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के अलावा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस है। तो उसके पास जब एनर्जी मिलता है तो वो लगातार वाइब्रेट करने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही वो वाइब्रेट करने लगेगा इसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी जो मूवमेंट है वो थोड़ा कम होने लगती है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो सुपर कंडक्टर्स हैं जब टेम्परेचर को आप बहुत कम कर देते हो, ठीक है, धीरे धीरे कम करते चले जाते हो, तो वो एक ऐसा स्टेट आ जाता है जहाँ पर जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो पार्टिकल्स है उसको उसके टेम्परेचर को आपने कम कर दिया और कम कर दिया, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका एनर्जी ख़त्म होने लगता है। और एनर्जी ख़त्म होने के साथ ही क्या होगा उसके साथ, तो एनर्जी ख़त्म होने के साथ जो आप कह सकते हैं कि वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाता है और जिसके कारण उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में करंट फ्लो करने लगता है। तो आइए इन सभी के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला है वो है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स का जो डेफिनेशन है पहले वो देख लेते हैं। कंडक्टर्स का मतलब हुआ दोज मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब ऐसे कोई मटेरियल्स होने चाहिए जिसमें कि करंट आसानी से पास हो सके, ठीक है, जो अलाउ करता हो अपने थ्रू करंट को पास होने से, तो उनको बोल दिया जाता है कंडक्टर्स। ठीक है, अब कंडक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे अगर आप किसी मेटल की बात करें, मेटल में क्या होगा, आप लोग सभी वायर्स जो यूज़ करते हैं या तो कॉपर का होता है या एल्युमिनियम का होता है। तो आप जो मटेरियल्स यानी कि जो मेटल्स होते हैं उसके अंदर जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वही इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब हुआ, जैसे आप एक मेटल का एग्जांपल लीजिए, एल्युमिनियम। ठीक है, अब जो एल्युमिनियम है, ठीक है, अब एल्युमिनियम का अगर आप वायर यूज़ करते हो एल्युमिनियम का तो उसमें कई बहुत ज़्यादा अमाउंट में एल्युमिनियम के एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है एल्युमिनियम का, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे एल्युमिनियम एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो एल्युमिनियम एटम्स है इसमें एटम्स है मतलब क्या होगा, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते होंगे। तो जो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है वो आप लोग सभी जानते हैं 13 है। तो जब एटॉमिक नंबर 13 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो क्या होगा 283। आप एक बात समझिएगा कि जो मेटल्स है उनकी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, यानी कि यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और क्या हो उसके साथ, तो वो जो है एल्युमिनियम स्टेबल हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज किया और इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के बाद क्या हो जाए, वो 8 इलेक्ट्रॉन का जो स्टेट है उसे ऑब्टेन कर ले। मतलब जैसे एल्युमिनियम है,
एटॉमिक नंबर हमने बताया 13, तो ये होगा 283। अब एल्युमिनियम, इस एल्युमिनियम का टेंडेंसी क्या है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो होता क्या है कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये जो सबसे आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन पर उतना फोर्स नहीं लगता, ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर पाते हैं उस कंडक्टर के अंदर, यानी कि जो आपके पास वायर है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव करते हैं। तो आप बस एक सेल लगाते हो, यानी कि एक बैटरी लगाते हो दोनों साइड से, और ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी वजह से यही एक कारण है जिसके कारण जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो बात हो गई मेटल्स की। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तब क्या होगा? देखिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आयंस प्रेजेंट हो। अब आयंस का क्या मतलब होगा? जैसे मान लीजिए, एक सिंपल से समझते हैं, आपने क्या लिया, एक कंटेनर है उसमें पानी है, ठीक है, H2O है, और आपने उसमें NaCl नमक उसमें डाल दिया। तो जो NaCl है जब उसे वाटर में ऐड करते हैं तो NaCl ब्रेक हो जाता है। किस में ब्रेक होगा? तो Na ब्रेक होता है Na+ में, और Cl ब्रेक हो जाता है Cl- में। तो ये जो ब्रेक डाउन हो गया इसके अंदर, यानी कि आप कह सकते हो इस पानी के अंदर कई सारे Na+ प्रेजेंट होते हैं और कई सारे Cl-, यानी कि एक साथ नहीं रहता, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब ये जो Na+ है ये क्या है? ये एक चार्ज पार्टिकल है। तो जो चार्ज्ड एटम्स होते हैं उनको बोला जाता है आयंस। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस जो है, यही इस सॉल्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं ये आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयंस, और यही आयंस जो हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो कंडक्टर्स में दो बातें क्लियर हो गई कि अगर मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और वहीं पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वहाँ पर उसमें आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बात होगी वहाँ पर आपके जो चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या फिर आयंस हो, वो फ्री होने चाहिए, मतलब मूवेबल, वो आसानी से मूव कर सके उसके अंदर। तो फिर ये सभी चीज़ें क्या होंगी? ये सभी चीज़ें कंडक्टर्स कहलाएंगी। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कंडक्टर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या। जैसे कि आप कह सकते हो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, ब्रॉन्ज हो गया और मर्क्यूरी। जितने भी मेटल्स हैं ना, सभी मेटल्स हो गए, एलॉयज हो गए, ये सभी कंडक्टर्स में आएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स। देखिए, एक बात ध्यान देने की, एक बोल सकते हो कि जैसे कोई भी आपके पास वायर है तो उसके अंदर ना एक फैक्टर हो जाता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जैसे मानिए ये आपके पास वायर है और इसके अंदर कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब आप इसके दो सेल से आप इसे कनेक्ट करते हो, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है तो ये इसके अंदर जो बाकी एटम्स प्रेजेंट है वो इसके मूवमेंट को अपोज करने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मूव करने की कोशिश करेगा तो ये लगातार यहाँ पर जो एटम्स प्रेजेंट है या बाकी पार्ट जो एटम का प्रेजेंट है उसके साथ लगातार टकराएगा, कोलिजन होगा, फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इन सभी वजह से आप ये कह सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। ये जो कोलिजन हुआ, ये जो फ्रिक्शन हुआ, इसके कारण कुछ ना कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स को अपोज किया जाता है, और ये जो अपोजिशन है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का, इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस का ही एक आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टिविटी क्या होता है कि ये डिपेंड करता है किसी भी खास तरीके के मटेरियल पर। मतलब आपके पास एल्युमिनियम, सिल्वर और कॉपर, ये तीनों ही मेटल्स प्रेजेंट है, तीनों कंडक्टर्स हैं, लेकिन इन तीनों में जो रेसिस्टिविटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की जो कैपेसिटी है, उसमें जो अपोज करने की कैपेसिटी है, वो तीनों में अलग अलग है। मतलब सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। तो कंडक्टर्स, लेकिन किसी में ज़्यादा हो सकता है और किसी में कम हो सकता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक कंडक्टर ले लिया और उस कंडक्टर का लेंथ जो है वो है 1 मीटर का, और साथ में उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 मीटर स्क्वायर। पहले समझिए, आपने एक वायर लिया, ठीक है, और उसके बाद उस वायर को लेने के बाद, ठीक, उस वायर का लेंथ जो है आपने 1 मीटर लिया, और वहीं पर वायर को अगर आप कट करते हो, ठीक है, किसी भी वायर को, अगर मान लीजिए वायर है बहुत थिन होता है, आप कट करोगे तो वो जो एरिया होगा इधर वाला, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पाइप है और इसको कट किया तो ये जो यहाँ पर पार्ट है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो आपने एक वायर लिया जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर। अगर इस तरह का वायर है आपके पास, तो इस वायर में जब करंट पास करने पर ये जितना अपोज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस होगी, इसी को बोला जाता है रेसिस्टिविटी। यानी कि किसी भी स्पेशल टाइप के मटेरियल की रेसिस्टिविटी हमें पता करनी है तो हमें कैलकुलेट करना होगा कि वो वायर का 1 मीटर लेंथ हमने लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जितना रेजिस्टेंस होगा वही कहलाएगा रेसिस्टिविटी। और ये जो रेसिस्टिविटी है ये सभी की एक जैसी नहीं होती, ये बदलती रहती है। तो मतलब रेसिस्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करने की बात तो हो ही रही है, मतलब करंट को जो अपोज करे, रेसिस्ट करे, अपोज करने की बात है, ठीक है। तो ये जो रेसिस्टिविटी है ये हो जाता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये जो रेसिस्टिविटी है कंडक्टर्स की वो सबसे कम होती है, क्योंकि कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। वहीं पर जो रेसिस्टिविटी आप बात करोगे इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स की जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे हमें जानना है कि जो रेसिस्टिविटी है वो घटती है और वो बढ़ती है, उसके कारण क्या होता है, कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है करंट पर। जैसे अगर रेसिस्टिविटी कम हो जाए, तो रेसिस्टिविटी कम हो गया मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने वाले फैक्टर्स कम हो गए तो आप ये कह सकते हैं कि जो करंट है उस सर्किट के अंदर वो करंट आपका बढ़ जाएगा। तो जो रेसिस्टिविटी है उसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है ओम मीटर, ध्यान रखेंगे, ओम मीटर, इसको बोला जाता है ओम, OHM। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, उन्हीं के नाम पर बेस्ड है ये ओम एसआई यूनिट। तो जो रेजिस्टेंस है उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है। और वहीं पर जो रेसिस्टिविटी है, चूंकि 1 मीटर के स्क्वायर, 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात होती है, तो इसका एसआई यूनिट हो जाता है ओम मीटर, ठीक है, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। तो जो कंडक्टर्स है उसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, किस रेंज में होती है, तो ये अराउंड 1.6 इंटू 10⁻⁸ से लेकर 1.8 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर तक होती है, ठीक है। इसकी रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोजिशन है इसके अंदर वो बहुत कम हो जाता है, इस कारण जो कंडक्टर्स है वो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स का क्या मतलब है, इंसुलेटर्स मतलब वैसे मटेरियल्स जो कि इलेक्ट्रिक करंट जो जिसमें से फ्लो करे उसको बिल्कुल अलाउ ना करे, इलेक्ट्रिक करंट को पास होने ही ना दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स चाहता है कि उसके अंदर फ्लो करे, लेकिन जो उसके अंदर जो जिस तरीके के मटेरियल से मिलकर बना है उसके जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री छोड़ते ही नहीं, मतलब वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाइंडेड होते हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका मूवमेंट हो ही नहीं पाता उस मटेरियल्स में, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कर पाए उन सभी को बोल देंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ अगर बाइंडेड हो एटम के अंदर, तो आप ये भी समझ सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फ्लो नहीं कर रहा, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा मतलब उसे अपोज करने वाले फैक्टर्स ज़्यादा हैं, इसीलिए बोला जाता है कि उसका जो रेसिस्टिविटी है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उसका सबसे ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या क्या हैं इंसुलेटर्स के, तो अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आपका होगा ग्लास हो गया, ठीक है, प्लास्टिक है, रबड़ है, पेपर होगा, वुड होगा, क्लॉथ होगा, ये सभी चीज़ें जो हैं ये इंसुलेटर्स के एग्जांपल्स हैं। अब इंसुलेटर्स की जो रेसिस्टिविटी की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा होती है कितनी, 10⁻10 से लेकर के 10⁻17 ओम मीटर तक इसकी रेसिस्टिविटी होती है, जो कि इन सभी में मतलब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर और इंसुलेटर, इन सभी में सबसे हाई रेसिस्टिविटी जो है वो इंसुलेटर्स की ही होती है, ठीक है। इसके बाद है हमारा सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स का मतलब होता है जिसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आप कह सकते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है कंडक्टर, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स की, और जो सबसे कम है वो होती है इंसुलेटर्स की। इन दोनों के बीच में होता है हमारा सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखेंगे कि सेमीकंडक्टर जो है उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। इसके बाद बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में आखिर इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कौन करता है। जैसे
जो हमारा आप कह सकते हैं जो कंडक्टर्स थे उसमें इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स क्या थे, तो मेटल के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स था और वहीं पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके लिए आयंस थे। तो यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर है, यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स तो हमें पता है कि जो एटम है उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन जो होल्स है एक्चुअल में सेमीकंडक्टर में ये कुछ अलग नया सा कॉन्सेप्ट है। ये इसका मतलब हो जाता है कि ये कोई पार्टिकल नहीं है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, नहीं, ये बस एक सेंस है, ठीक है, कि जो ये बताता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस हो गए तो वहाँ पर एक अपोजिट चार्ज आ गया जिसको बोला जाता है पॉजिटिवली चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग होल्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दीज आर नॉट फिजिकल पार्टिकल्स, ये कोई पार्टिकल्स नहीं है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल है वैसे ही ये जो होल्स है ये पार्टिकल्स नहीं होते। बस ये क्या है, ये है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन में किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हो गई, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पर ये जो होल्स है इसका कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल से समझिए, जो सेमीकंडक्टर्स हैं जनरली एग्जांपल में सिलिकॉन मानते हैं, ठीक है, तो जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे तो 284। तो जो सिलिकॉन है इसके वैलेंस सेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये सिलिकॉन स्टेबल होने के लिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने वो शेयर करता है दूसरे एलिमेंट के साथ, मतलब सिलिकॉन अपने ही साथ चार अलग अलग सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है टेट्रावैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 होती है ना, उस एलिमेंट को बोलते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट्स। ठीक है, तो सिलिकॉन अपने 4 के साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन मान लीजिए किसी दूसरे एलिमेंट को इसके अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई हो सकता है बोरोन को प्लेस कर दिया हमने, तो आप उस केस में ध्यान देंगे कि जो सिलिकॉन है उसके साथ कुछ अलग तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक सिलिकॉन अपने साथ 4 अलग अलग सिलिकॉन से बॉन्डेड है। जैसे ये सिलिकॉन की बात करें तो एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, इस तरीके से। इसी तरीके से ये सिलिकॉन है, इधर से चारों से ये सिलिकॉन। लेकिन उसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसमें आप सिलिकॉन के जगह पर, मतलब जो सिलिकॉन एटम्स है उसके जगह पर किसी दूसरे तरीके के एटम को प्लेस करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। ठीक है, मतलब इम्प्यूरिटीज़ को आप ऐड करते हो। क्यों ऐड करते? ताकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है वो इंक्रीज हो सके, जिसके कारण जो उसकी कंडक्टिविटी है, मतलब वो जो सेमीकंडक्टर है वो अच्छे तरीके से कंडक्ट करे। तो होता क्या है कि मान लीजिए आपने दूसरे तरीके के एटम्स यानी बोरोन को प्लेस कर दिया। अब जो बोरोन है, ठीक है, तो बोरोन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस सेल में प्रेजेंट है, तो 3 बॉन्ड्स तो वो बना लेता है। लेकिन जो एक है उसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो इस साइड वाले जो सिलिकॉन है इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 के साथ तो कनेक्ट हो गया, लेकिन चौथा जो बोरोन के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करेगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पर कम हो जाता है। कम होने के कारण ये जो है यहाँ पर आप कह सकते हैं जो बोरोन है उसने 3 बॉन्ड तो फॉर्म कर लिया, अपना तो सारा काम कर लिया, लेकिन उसके पास एक यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाता है। मतलब सिलिकॉन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि वो बॉन्ड फॉर्म करना चाहता है, लेकिन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहाँ पर एक एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है जिसे बोला जाता है होल। और होल पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट माना जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो होल का कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो यही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं किसके अंदर, तो ये जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं। ठीक, चलिए अब उसके बाद समझते हैं। इसके बाद जो सेमीकंडक्टर्स उसके एग्जाम्पल क्या हैं, तो उसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड। ये सभी क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स के एग्जाम्पल हैं। और जो सेमीकंडक्टर्स है उसकी रेसिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, जो कि है 10⁻⁻⁶ से लेकर के 10⁻⁶ ओम मीटर तक। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है वो है आपका सुपर कंडक्टर्स। देखिए सुपर कंडक्टर्स जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि ऐसे मटेरियल्स की बात करेंगे कि जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है किसी खास टेम्परेचर पर आने के बाद, तो वैसे मटेरियल्स को बोला जाएगा सुपर कंडक्टर्स। यानी कि दोज मटेरियल्स हुज रेजिस्टेंस बिकम्स 0 बिलो अ फिक्स टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। मतलब किसी खास टेम्परेचर के नीचे वो जो है उस मटेरियल्स का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। अब एक चीज़ हमें समझना होगा कि टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। क्यों इम्पैक्ट होता है, देखिए मानिए आपके पास ये कंडक्टर्स है, ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, ढेर सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो जब भी ये करंट कंडक्ट करने की बात होगी तो इसके अंदर से क्या फ्लो करेगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करेंगे। तो जो चार्ज पार्टिकल्स है वो आसानी से कब फ्लो कर सकता है, जब ये जो एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है
है ये इसके साथ कोलिजन ना करे, इस पर फ्रिक्शन ना अप्लाई करे, ठीक है। तो जब जनरली जब ये कंडक्टर किसी टेम्परेचर पर होता है तो इस पार्टिकल्स को उस टेम्परेचर यानी कि हीट एनर्जी मिलती है, और जैसे ही हीट एनर्जी मिलती है ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं, यानी कि इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि आप अगर इसके टेम्परेचर को कम करोगे तो ये जितने भी इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वो सभी क्या होंगे, वो सभी अपने एनर्जी को रिलीज करते चले जाएंगे। रिलीज करेंगे तो उनका वाइब्रेशन कम होता चला जाता है, और जब वाइब्रेशन कम होता है तो ये धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि जब ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल होने लगते हैं तो ये सभी एक बॉन्ड फॉर्म करने लगते हैं, जिसको बोलते हैं कूपर पेयर्स, ठीक है। कूपर पेयर्स फॉर्म करते हैं, जिसके कारण इसके बाद अगर इसमें करंट पास करने की कोशिश की जाए तो बहुत ही आसानी से बिना किसी रेजिस्टेंस के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से इसके अंदर फ्लो कर पाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए तो जो इसके अंदर एटम्स प्रेजेंट है वो धीरे धीरे अपने एनर्जी को लूज करते चले जाते हैं, जिसके बाद एक टाइम ऐसा आता है, एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर कि ये जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हो जाता है जीरो। तो उस टेम्परेचर को बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये जो मटेरियल है वो बन जाता है सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो चुका है। और उसके बाद बात करते हैं जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका क्या मतलब होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब द टेम्परेचर at which the resistance of a superconductor becomes zero is called critical temperature। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सुपर कंडक्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल जीरो हो जाए, तो उसको बोला जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर्स, और आप कह सकते हैं सुपर कंडक्टर्स में रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ अगर समझने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है। जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, मान लीजिए किसी टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टिविटी कुछ है, ठीक है, इतना रेजिस्टिविटी है किसी टेम्परेचर टी पर। फिर जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते चले जाते हो, ये देखिए इधर टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम करते जा रहे हैं। तो टेम्परेचर जैसे आप कम करोगे रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। नॉर्मल ये है कि टेम्परेचर कम होने पर वाइब्रेशन कम हो जाता है, और वाइब्रेशन कम होने पर उसकी जो रेसिस्टिविटी है वो कम होती चली जाएगी। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा होता है कि उसके बाद सीधा इसका टेम्परेचर ड्रॉप होकर आ जाता है, जीरो हो जाता है इसका रेसिस्टिविटी। यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुँचे उसकी रेसिस्टिविटी जीरो हो गई, मतलब अब वो रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेगा, और रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेगा मतलब ये बन गया सुपर कंडक्टर। वहीं पर अगर नॉर्मल सब्सटेंस की बात करें तो वो ग्राफ ऐसा कुछ होता है, ये जाएगा ऐसे ऐसे यहाँ तक, मतलब टेम्परेचर कम होता गया, रेसिस्टिविटी एक लिमिट तक आती है, फिर उसके बाद धीरे 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 कम होता है, लेकिन उसमें जीरो की बातें नहीं होती। लेकिन जो सुपर कंडक्टर से उसमें रेसिस्टिविटी एक टेम्परेचर पर जीरो आ जाती है, तो उस टेम्परेचर का नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर, और उस तरह के मटेरियल्स को बोलते हैं सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे है जो सुपर कंडक्टर्स, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो एक एल्युमिनियम हो गया जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.2 केल्विन, जो मरकरी है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लगभग 4.2 केल्विन, तो जो लेड है वो होता है लगभग 7.2 केल्विन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक जितने भी बातें बताई गई हैं, चाहे कंडक्टर से लेकर इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर्स के बारे में, तो आप सभी को समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।